हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। मैंने आपको जो सेकंड पेपर है समावेशी शिक्षा का, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब ये हम लोगों का जो शैक्षिक मूल्यांकन है ये बचा है। इसका भी जो सिलेबस है वो हम बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से जाके क्लास को अटेम्प्ट करिए और नोट्स बनाइए। अगर आप लोग नोट्स बनाओगे तो आप लोग रिवीजन कर पाओगे, नहीं तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाओगे। चलिए, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था इसमें जो तीसरा चैप्टर चल रहा था और इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ डिस्कशन करा दिया था। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसे मैंने आपको बता दिया था। जो पहला चैप्टर था हमारा वो था मापन और मूल्यांकन का, और भी हम लोगों ने कई चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि मतलब किस तरीके से मापन किया जाता है, किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, कई सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का आ रहा है टॉपिक वो आ रहा है संज्ञानात्मक पक्ष। तो चलिए जानते हैं जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है। कहा जा रहा है कि बच्चे में निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना संज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें रुचि एवं चिंतित शामिल किए जाते हैं। यानी संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, इसमें पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा कितना चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब क्या होता है इसके अंतर्गत आता है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो वही कहा गया है कि बच्चे में निहित ज्ञान, स्मरण, पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना क्या कहलाता है, संज्ञानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें रुचि एवं चिंतन क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है भावात्मक पक्ष। तो चलिए जानते हैं ये जो भावात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे में निहित भाव पक्ष, दया, करुणा, पुनर्वास की इच्छा, सत्यनिष्ठा, श्रद्धा, भाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत भाव पक्ष, दया, करुणा यानी पुनर्वास की इच्छा, सत्यनिष्ठा, भाव, श्रद्धा आदि का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। यानी जितने हमारे इमोशंस होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले कौशल है जो हमारे जो उनके बारे में समझते हैं। अगला हमारा जो कौशल यानी पक्ष है वो है कौशलात्मक पक्ष। चलिए जानते हैं ये जो कौशलात्मक पक्ष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि बच्चे में निहित कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, श्रम के प्रति निष्ठा तथा रचनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें रचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, और समझते हैं आगे। और कहा जा रहा है कि बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक, ये भी होता है इसके अंतर्गत। और समझते हैं और क्या कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि बच्चे के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का पता लगा सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति से हम लोग बात करेंगे ठीक, तो उसके बिहेवियर से तो हम लोग को पता चल जाता है, मतलब कि वो किस तरीके का है, किस तरीके की बातें कर रहा है, कितना उसको नॉलेज है। तो वही कहा गया है कि मूल्यांकन के लिए व्यापक मूल्यांकन क्या है, आवश्यक है। बच्चे के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में क्या होता है, पता लगा सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। पहला आ रहा है परियोजना यानी प्रोजेक्ट कार्य। अब इसके बारे में जानते हैं जो परियोजना या प्रोजेक्ट कार्य होता है ये क्या होता है। कहा गया है कि इन गतिविधियों या क्रियाकलापों, परियोजनाओं से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़े का विश्लेषण करने, व्याख्या करने जैसी शक्तियों को आभारा या मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को स्कूल के आसपास रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग, अनुभव बांटने व एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने जैसी शक्ति का पता लगा सकते हैं। इसके माध्यम से क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। आप लोग भी परियोजना बनाओगे तभी तो आप लोग मतलब कि हर चीज़, जब आप लोग परियोजना बनाओगे बिना योजना के तो कोई कार्य कर नहीं पाओगे। अगर आप लोग पहले परियोजना बना लोगे तो फिर क्या होता है, कार्य आप लोगों का आसान हो जाता है, यानी ईजी हो जाता है। तो वही कहा गया कि इन गतिविधियों या क्रियाकलापों, परियोजनाओं से श्रम करने, संग्रह करने, आंकड़ों का विश्लेषण करने, व्याख्या करने जैसी शक्तियों को आभारा या मापा जा सकता है। परियोजना निर्माण को स्कूल के आसपास रखना होगा। समूह परियोजना बनवाने से बच्चों का परस्पर सहयोग,
अनुभव बांटने व एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने जैसी शक्ति का पता लगा सकते हैं। जब कोई योजना बनाई जाएगी तो बच्चे क्या होंगे, सभी समूह में क्या होंगे, भाग लेंगे। तो फिर क्या होगा, पता चलेगा कि सब बच्चे क्या करेंगे, अपना अपना मतलब बताएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को जो मानसिक विकास है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा और टीचर को पता भी चल जाएगा कि कौन बच्चे को कितना आता है, किस बच्चे को कितना आता है। ये सब इसके माध्यम से क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब चलिए अगले टॉपिक है उसको समझते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है प्रदत्त कार्य। चलिए जानते हैं ये जो प्रदत्त कार्य होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे की दक्षता का पता लगाने के लिए विभिन्न विषयों के अनेक प्रकार की शैक्षिक अभ्यास, कार्य कराने, विश्लेषण, चर्चा, विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्रियाओं का आकलन कर सकते हैं। इसके माध्यम से क्या क्या होता है, बच्चों की दक्षता का पता लगा सकते हैं। ठीक, और क्या होता है, विभिन्न विषयों की अनेक प्रकार के शैक्षिक अभ्यास, कार्य कराए जाएं। इससे भी क्या होगा, इससे भी पता चलेगा। जब क्या किया जाएगा, विभिन्न विषयों की अनेक प्रकार की शैक्षिक अभ्यास कार्य कराए जाएं, इससे बच्चे की रचनात्मक अधिगम की उपलब्धि, विश्लेषण, चर्चा, विचार, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्रियाओं का आकलन कर सकते हैं। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है छात्र प्रोफाइल। तो चलिए जानते हैं जो छात्र प्रोफाइल होता है ये क्या होता है। इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने के लिए बच्चे की प्रोफाइल तैयार की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के जो कार्य है मतलब किस तरीके से कर रहा है, उसमें कितनी क्वालिफिकेशन है, तो ये सब क्या होता है इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे द्वारा किए गए कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण रखने के लिए बच्चे को क्या की जाती है, प्रोफाइल तैयार की जाती है। अब चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है युग्म मूल्यांकन। चलिए जानते हैं कि युग्म मूल्यांकन क्या होता है। तो लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। युग्म निर्माण से क्या होता है, इसमें जो लड़के लड़कियां होते हैं वो आपस में एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा युग्म मूल्यांकन होता है। अब चलिए जानते हैं अवलोकन के बारे में कि जो अवलोकन होता है ये क्या होता है। तो बच्चों के कार्यों पर नज़र रखना तथा बच्चों की रुचि, गति और अधिगम की प्राप्ति को नोट करते रहें। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चों के कार्यों पर नज़र रखना, यानी बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है, उसमें क्या करना है, उसमें नज़र रखना है। और अधिगम की प्राप्ति को नोट करते रहना, यानी बच्चा सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है, ये सब भी क्या करना है, इसमें ध्यान में रखना है। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है भ्रमण का। ये भ्रमण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा भ्रमण के अनुभवों पर आधारित चर्चा, परिचर्चा करते रहना। अगला कह रहा है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति। अब ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी प्रकरण पर किए गए प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति होती है। अब चलिए जानते हैं संग्रह के बारे में। ये जो संग्रह होता है ये क्या होता है, बच्चों को संग्रह संबंधी कार्य देके, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा संग्रह होता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है चित्रों पर चर्चा। चलिए जानते हैं चित्रों पर चर्चा किस तरीके से की जा सकती है। तो पाठ्य पुस्तकों के चित्रों पाठ पर बच्चों के वार्तालाप करके भी मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी पाठ्य पुस्तक में क्या होगा, चित्र बने होंगे, फिर आप क्या करोगे, बच्चों से पूछोगे कि बताओ कौन सा किस चीज़ का फिगर है, तो बच्चा क्या करेगा, इससे बताएगा। कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे भी आप लोग मूल्यांकन कर सकते हो कि किस बच्चे को कितना आता है। अगला कह रहा है लिखित एवं मौखिक परीक्षा। इसके माध्यम से भी आप लोग पता कर लोगे कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। अगला कह रहा है गतिविधियाँ या क्रियाकलाप, यानी पाठ्य वस्तु पर आधारित गतिविधियाँ या क्रियाकलापों में बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता के आधार पर आकलन किया जा सकता है। गतिविधियाँ या क्रियाकलाप, इसका मतलब यही होता है कि बच्चों से आप लोग क्या करो, खेल खेल में चीज़ों को सिखाओ और भी कई सारी एक्टिविटी के माध्यम से सिखाओ, जिससे क्या होगा, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा और वो क्या करेगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेगा भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर। चलिए जानते हैं ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें अंतर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सतत मूल्यांकन अध्ययन अध्यापन के साथ साथ निरंतर चलता रहता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन बच्चे की
विकास के सभी पक्षों यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो सतत मूल्यांकन होता है ये अध्ययन के साथ साथ चलता रहता है। मतलब जब क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं और बच्चों से क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, ये अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता रहा, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सतत मूल्यांकन होता है। और व्यापक मूल्यांकन, जो व्यापक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, तो इसके अंतर्गत बच्चे के सभी पक्ष कौन कौन से आ जाएंगे? सभी पक्षों में संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक मूल्यांकन की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो बच्चों को नियमित और समयबद्ध करने के लिए, बच्चों के गृह कार्य, कक्षा कार्य का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक। इसके बाद फिर अगला कह रहा है बच्चों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए, मतलब बच्चे को जो कठिनाई है तो उसका क्या किया जाए, उपचार बताया जाए, ठीक। अगला कह रहा है बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए, यानी बच्चा किसी भी चीज़ से क्या हो, परेशान ना हो, टेंशन न ले, ठीक। अगला कह रहा है मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को अपनी शक्ति एवं कमजोरी का पता चलता है। जब मूल्यांकन होगा तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि हमको आता है कितना नहीं आता है। अब हमारे नोट आ रहे हैं, नोट के बारे में जान लेते हैं। नोट पहला कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। अगला कह रहा है कि ये चर क्या है, तो ये सतत और असतत होते हैं, सतत और असतत, ठीक। अगला कह रहा है मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है, शिक्षक का मूल्यांकन भी होता है। अगला आ रहा है, अब क्या आ रहा है उनके बारे में। इसके अंतर्गत मतलब 3 पक्ष आते हैं। कौन कौन से आते हैं? शिक्षक का मूल्यांकन और संस्थागत का मूल्यांकन और बच्चों का मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या होगा? शिक्षक का मूल्यांकन हो जाएगा कि बच्चे मतलब किस तरीके से पढ़ाया है, और संस्थागत का मूल्यांकन हो जाएगा कि विद्यालय के एनवायरनमेंट कैसा है क्या। बच्चे का मूल्यांकन, बच्चे कितना सीख पाया, इससे क्या होगा, इससे बच्चे का मूल्यांकन हो जाएगा। अब जो हम लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा, और जो चैप्टर का नाम है वो है मूल्यांकन के पक्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो अब जो अगला चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो, दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, ठीक। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।